हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और आज के इस चैप्टर के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो आज हम एक द्विध्रुव के कारण जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है ना, निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना जो द्विध्रुव है, ठीक है, द्विध्रुव के कारण हम कितनी स्थितियों में विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, अक्षीय, दूसरा जो निरक्षीय, और तीसरा है सामान्य स्थिति में, है ना, जो कोई भी बिंदु के लिए लग जाएगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने अक्षीय स्थिति वाला, है ना, जो विद्युत क्षेत्र निकाला था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देखिएगा, है ना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। तो पहले हम अक्षीय स्थिति के कारण निकाल चुके हैं विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। ओके, चलिए, है ना, स्टार्ट करते हैं जो उसका डेरिवेशन। तो हमने यहाँ मान लिया कि हमारे पास कोई द्विध्रुव है ए बी, जिसको हमने नाम दिया है, क्या है, कोई द्विध्रुव है जो ये ए बी, ठीक है, जिसके आवेश -q + q है, जिनके बीच की दूरी 2a है, और ये कहाँ ना कहाँ है, पैराविद्युत माध्यम में, जिसका परिवर्तनांक k है, और जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है ना। ये हमने माना है ना। तो सबसे पहले तो हम ये कथन लिख देंगे यहाँ पर हमने क्या क्या माना है। तो ये देखिए कि माना कोई द्विध्रुव AB है जिसके आवेश -q + q, जिनके बीच की दूरी है 2a है, एक समान किसी पैराविद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परिवर्तनांक k है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है ना। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है जो। ओके, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लेना, है ना। सबसे पहले क्या करना है हमको, है ना, कथन लिखना इंपॉर्टेंट होता है, जो मतलब जो हम मानकर चल रहे हैं कि हमने क्या क्या स्थिति ली है, इस पर भी एग्जाम में जो हमारा 1 या ½ मार्क्स डिसाइडेड होता है ना। तो इसको लिखना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ व्यंजक के यहाँ कथन लिख दोगे, या कथन लिख के फिर साइड में चित्र बना सकते हो, ऐसा, है ना। चलिए, तो पहले आप इतना नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, चलिए, ओके, है ना। चलो, तो अब हमको जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो हमें नियम पता है, जो हम यहाँ पहले, है ना, 2 आवेश है, यहाँ 2 आवेश के कारण, मतलब पहले धन q आवेश भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा और -q आवेश भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो धन q आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं पहले। तो धन q क्या करता है, मतलब जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी हो वहां हम किसको रखा हुआ मानते हैं, परीक्षण धन आवेश को। तो ये धन q इस यहाँ बिंदु P पर रखे परीक्षण धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर रहेगी, यहाँ पर, ठीक है, ये इस दिशा में रहेगी। ये हो गया क्या, किसकी वैल्यू, E1 की। ओके ना, है ना। और फिर ये जो -q आवेश है, -q परीक्षण आवेश को P पर रखे परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा। तो ये किसकी दिशा हो जाएगी मुझे यहाँ पर, है ना, ये हो गई E2 की दिशा को। E2 किधर की ओर है, -q की ओर, और E1 किधर है, +q से दूर की ओर है। ओके, ये AP-BP दिशा में हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें जो, तो E1 और E2, है ना, नियम याद रखें जो हमारे पास क्या नियम है कि जब भी हम 2 सदिश राशियों को जोड़ना घटाना चाह रहे हैं, हम सदिश नियम लगाएंगे। तो हमें ये मालूम है कि अगर 2 सदिश कैसी दिशा में हो, समान दिशा में, तो समान दिशा में है तो हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद अगर विपरीत दिशा में है तो हम उनको क्या कर देते हैं, जो विपरीत दिशा में है तो फिर हम उनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, घटा देते हैं। ओके, और अगर भिन्न भिन्न दिशा में, ऐसे है, ऐसे, है ना, तो फिर हम यहाँ पर वो समांतर चतुर्भुज और ये नियम लगाकर फिर वो एक परिमाण वाला सूत्र हमने निकाला था, a² b² + 2ab, है ना, 2a² b² cos थीटा, ये वाला सूत्र सदिश का परिमाण। इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ इससे निकालना है। जो हम विधि आसानी से लगाएंगे, आसान रहेगी, उसको सीखेंगे। तो ध्यान रखिए, तीसरी बात है जो समान दिशा विपरीत दिशा, और तीसरी कंडीशन क्या पॉसिबल है, भिन्न भिन्न दिशा में।
तो भिन्न भिन्न दिशा में अगर सदिश है तो हम यहाँ पर उनको किसमें विभाजित कर लेंगे, समकोणिक घटक में। समकोणिक घटक में विभाजित करके तो कुछ घटक समान दिशा में आ जाएंगे, कुछ घटक विपरीत दिशा में आ जाएंगे। तो जो समान में आएंगे वो जोड़े आएंगे और जो विपरीत में आएंगे वो घड़े आएंगे। तो उससे हमको परिणाम मिलेगा। मतलब ये 3 पॉइंट ध्यान रखो, आपको क्या क्या करना है, सदिश समान दिशा में तो जोड़ देना है डायरेक्टली और परिणाम निकालने के लिए, और विपरीत दिशा में तो परिमाण निकालने के लिए घटा दो। और अगर क्या करना है, भिन्न भिन्न दिशा में, कोई किधर है, कोई ऐसे है, कोई इधर है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर उनको ठीक है घटा दोगे और उनको विभाजित कर दोगे, वियोजित कर दोगे समकोणिक घटकों में। फिर घटकों के आधार पर हम परिणाम ही निकालेंगे। ये 3 बातें दिमाग में बिठा के रखो, है ना। समान में हो तो जोड़ेंगे, विपरीत में हो तो घटाएंगे, भिन्न भिन्न में हो तो उनको हम क्या करेंगे, है ना, उनको विभाजित कर देंगे अपने घटकों में। अब विधि देखो, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि, है ना, हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब ध्यान रखो जो डेरिवेशन पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है, कोई यहाँ आप जैसे मैं मानता हूँ जो 12 के स्टूडेंट हो, जो कोई बड़ी टफ बात नहीं जाएगी आपको इसको समझने के लिए, है ना, इतना IQ लेवल तो होता है। तो स्टेप कैसे रखना है ना, स्टेप ध्यान में रखना है कि पहले क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र है ना, हमारे पास बिंदु आवेश के कारण ठीक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, क्या है, 1/4πε0 Q/r², ये सूत्र है। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए पहले हम धन Q आवेश की विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर माइनस Q का, है ना। चलो रफली देख लेते एक बार, किसका विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, धन Q आवेश का। तो धन Q आवेश के विद्युत क्षेत्र को हमने E1 से दर्शा दिया, सूत्र बना 1/4πε0, माध्यम में रखा है तो K लिख देंगे, और QR, R मतलब क्या होती है यहाँ पर, दूरी का वर्ग। तो धन Q यहाँ से दूरी क्या हो गई, PV का स्क्वायर, है ना। फिर इसी तरह से माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो माइनस Q का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सूत्र तो यही है, वो भी बिंदु आवेश है ना। Q माइनस Q से दूरी, ये माइनस Q से P का स्क्वायर, ओके, ये आया। मतलब हम पहले क्या करना है, हमको बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र का सूत्र का उपयोग करते हुए धन Q आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालना है ना। वहां पर BP का मान रखेंगे, फिर Q आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, फिर वहां AP का मान, ये सब रखेंगे। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, E1 और E2 का। E1 और E2 आ गया। अब क्या करना है कि E1 और E2 अभी नियम बताया, समान दिशा में होते तो परिणामी निकालने के लिए क्या कर देते, जोड़ देते। अगर विपरीत दिशा में होता तो दोनों को क्या कर देते, हम घटा देते रहते। लेकिन अब यहाँ E1 और E2 देखो, E1 और E2 ना तो समान में है ना ही विपरीत में है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इनको समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे। समकोणिक घटकों में वियोजित करने वाला नियम लगाएंगे यहाँ पर, और उसके आधार पे परिणाम निकालेंगे, है ना। 3 बातें कही थी मैंने, समान में हो तो ऐड कर देना है, विपरीत में हो तो घटा देना है, और अगर भिन्न भिन्न दिशा में तो क्या कर देंगे, समकोणिक घटकों में वियोजित कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखो जो क्या आ गया, चलो हम इसका वियोजन करके देख लेते हैं। तो E1 को समकोणिक घटक में वियोजित कर लेते हैं हम, ठीक है, रफली देख रहे हैं अभी, फिर हम पूरा सिस्टमेटिकली लिख के चलेंगे ना। पहले तो दिमाग में वो बना लो जो है ना नक्शा इसका, कि क्या क्या करते जाना है हमको। चलो, तो पहले हमने E1 को विभाजित किया, तो E1 के 2 घटक ये हो गए, एक घटक ये हो गया जो, और एक घटक ये हो गया। अब साइन वाला कौन सा, कॉस वाला कौन सा, तो जैसे ये हमने थीटा मान लिया, ये कोण है ना, तो ये थीटा है, ये कोण भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, ये वाले कोण है ना, ऐसे कोण है जो संगत कोण, ये थीटा, तो ये थीटा, है ना, संगत कोण है। तो अब यहाँ पर उसके घटक लिख दो, ये कॉस वाला है तो ये E1 कॉस थीटा, ये E1 साइन थीटा, ठीक है। अब E2 के वियोजन कर देंगे, है ना, विपरीत भिन्न भिन्न में E2 का वियोजन करेंगे तो E2 का एक घटक ये हो गया, है ना, और E2 का एक घटक E1 की ही दिशा में आएगा, E1 वाले की घटक, ओके ना। अब यहाँ देखो तो E2 का अब
कॉस वाला घटक कौन सा होगा, तो थीटा। कोण देखो ये थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा। ये ऐसे कोण है, एकांतर अंक है ना, ये थीटा ये थीटा, एकांतर अंक का कोण है। ठीक है, तो अब यहाँ से E2 का ये वाला भाग मिल गया हमको, E2 cos थीटा, ये घटक E2 cos थीटा हो गया। ओके, फिर ये वाला घटक क्या हो गया, E2 sin थीटा। ठीक है, अब हमने दोनों को घटकों में विभाजित कर लिया, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, जो यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इन दोनों में E1 और E2 का मान समान आता है, समान ही होगा। सूत्र देखो ऊपर, ये E1 यहाँ BP का स्क्वायर है, यहाँ AP का स्क्वायर है, तो BP और AP दोनों के मान बराबर होते हैं यहाँ। तो यहाँ E1 और E2 दोनों बराबर है, E1 E2 बराबर, साइन थीटा कॉमन, तो ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों घटक बराबर हैं और विपरीत दिशा में, तो ये दोनों निष्फल हो जाएंगे, मतलब E1 E2 क्या हो गए, निष्फल। अब परिणामी कौन से घटकों के कारण रहेगा, है ना, क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक यहाँ जुड़ जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो ये क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे, इन्हीं के कारण यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इसको हमने cos थीटा कॉमन निकाल लिया, E प्लस E2, है ना, ये अब ये है हमारे पास पूरा, मतलब हमने पूरा उसका नक्शा देख लिया कि क्या क्या करते जाना है, हम ये सब लिखते चले गए अभी पूरा सिस्टमेटिक, तो दिमाग में बिठा लो आपको करते करते क्या जाना है, रफली समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा, फिर आपको खुद भी कर सकते हो आप, है ना। तो सबसे पहले भी क्या करना है हमको, अब समझते चलो, हमको पहले धन क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये सूत्र लगाया, तो हमको यहाँ किसके मान की आवश्यकता पड़ेगी, बीपी का मान की आवश्यकता। फिर हम माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, तो माइनस क्यू के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एपी का। तो सबसे पहले हम किसके मान ही निकाल के रख लेंगे, एपी और बीपी। तो एपी और बीपी क्या है, बिंदु पी की आवेशों से दूरी है। तो सबसे पहले हम बिंदु पी की आवेशों से दूरी निकालेंगे, मतलब अब हमारा समीकरण कहाँ से स्टार्ट करें लिखना, है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से करें सॉल्व करने की। ओके, तो सबसे पहले जो आप ये निकालोगे एपी और बीपी की वैल्यू, फिर उसके बाद धन क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र, फिर उसके बाद ऋण क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र तीसरी स्टेप में। फिर यहाँ पर क्या देखेंगे हम, है ना, E1 और E2 को किस में क्या कर देंगे, समकोणिक घटक में वियोजित कर देंगे। ये हम पूरा शब्दों में लिखेंगे, मतलब कि E1 और E2 विपरीत दिशा में, भिन्न भिन्न दिशा में है, तो फिर उनको वियोजित करने पर फिर उनके क्षैतिज घटक लिखेंगे उदाहरण। फिर उसके बाद, है ना, पांचवी स्टेप में क्या होगा कि E1 E2 sin थीटा बराबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर छठवीं में हम लिखेंगे कि E1 E2 बराबर है और E1 cos थीटा E2 समान दिशा में, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये परिणामी। आधा समझ में क्या क्या करते जाना है, नक्शा दिमाग में बिठाते चलो। पहले बिंदु P के आवेशों से दूरी, धन क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र, वहाँ BP का मान रखेंगे, माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र, वहाँ AP का मान रखेंगे। फिर दोनों भिन्न भिन्न दिशा में है, ये पूरा शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि E1 और E2 भिन्न भिन्न दिशा में, तो उनको समकोणिक घटक में विभाजित करने पर क्षैतिज घटक के नाम लिखेंगे, E1 cos थीटा E2 का, है ना, फिर ऊर्ध्वाधर के नाम लिखेंगे, E1 sin थीटा E2 sin थीटा। अब फिर वहां लिखेंगे कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर विपरीत दिशा में है, तो वो परस्पर निष्फल हो जाएंगे, लेकिन E1 cos थीटा E2 cos थीटा समान दिशा में, तो वो जुड़ जाएगी। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण रहेगी, क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी, तो फिर वो ये आएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो ये परिणामी निकालेंगे, उसके बाद हमको यहाँ cos थीटा का मान रखना होगा, तो फिर cos थीटा का मान समीकरण, है ना, कोई ये त्रिभुज बन रहे समकोण त्रिभुज, तो इन समकोण त्रिभुजों में cos थीटा का मान लगा दोगे, cos थीटा का मान यहाँ रख दोगे, फिर सॉल्व कर लोगे, तो हमारे पास परिणामी आ जाएगा। आया, क्या करना है दिमाग में बिठाया जो, है ना, बस यही प्रोसीजर हमको अब अप्लाई करना है, मतलब ये समझ जाओ, बाकी सारी चीजें आपको फिर आती है बेटा। ओके, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर तब, ठीक है, बिंदु P की आवेशों से दूरी, ठीक है, बिंदु P की आवेशों से दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर किससे दर्शा रहे हैं उसको, AP और BP, AP और BP दोनों बराबर है यहाँ से, है ना, तो मान क्या होगा, चलो
ये मान निकालना है हमको। तो आप उसको त्रिकोणमिति के आधार पे देखो, जो हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया एक POB। तो POB में हमारे पास ये भुजा है, लंब है, ये भुजा है, ये आधार है ना। यहाँ से यहाँ तक पूरा मान कितना है, ये 2 है। तो ये मध्य बिंदु से B तक A हुआ, यहाँ से यहाँ तक A हुआ। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग हटा के इसका वर्गमूल लगा देंगे। आ गया ना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय पे लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग। कर्ण निकालना हमको, तो ये हटा देगी, ये निकल जाए, है ना। फिर इसी तरह से ये भी मिल जाए, ये दोनों बराबर है, R² प्लस A²। ओके, तो हमको यहाँ पर मतलब ये निकाल के दिखाना नहीं है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर या ऐसा, ये सब अंडरस्टूड है। तो यहाँ कितना आ गया, तो हमारे पास R² प्लस A²। अब इसके बाद क्या करेंगे, धन Q आवेश का विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, है ना। अतः ठीक है, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र भी लिख दिया तो शॉर्ट में तो अंडरस्टूड होता है ना। तो यहाँ पर इसको हम दर्शा रहे हैं E1 से। ओके, और सूत्र होगा 1/4πε0K। पैरादित माध्यम में रखा इसलिए K, है ना। और यहाँ P और सॉरी P नहीं मिलो, क्या आएगा, Q, है ना, धन Q और बटे में दूरी का वर्ग BP, है ना। ये धन Q आवेश से ये BP का स्क्वायर, है ना, BP का स्क्वायर। इस और दिशा सदिश रूप में बता रहे तो सदिश रूप में बता रहे तो दिशा बतानी पड़ेगी। तो दिशा क्या हो जाएगी उसकी, ये BP दिशा में, है ना, ये BP दिशा में, ठीक है, BP दिशा में, सदिश BP दिशा में। ओके, अब यहाँ BP का मान रखोगे तो E2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ E2 इज इक्वल टू 1/4πε0K Q, है ना। और BP का मान रखोगे, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो E1 हो गया 1/4πε0K Q। BP का मान रखो आप, तो ये देखो BP का स्क्वायर है और ये BP का मान ये है R² प्लस A²। तो इसके रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R² प्लस A², है ना, R² प्लस A²। इसको दे दिया हमने समीकरण 1। किसका मान आ गया, ये E1 का, है ना। फिर इसी तरफ जो किसका मान भी निकालेंगे हम, E2 का। इस टाइम ध्यान में रख लेना क्या क्या करते जाना है। E1 का मान आ गया, अब किसका मान निकालेंगे हम वहां पर, E2 का। ओके, चलिए, है ना। तो अब E2 का मान निकालते हैं हम, क्या देखेंगे, ये अतः माइनस Q आवेश के कारण, धन क्या आवेश के कारण तो हो गया, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, है ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में क्षेत्र तक भी लिख सकते हो। ओके, इसको दर्शा रहे हैं E2 से। इसका मान आ जाएगा 1/4πε0, है ना, K Q। अब माइनस Q के कारण है, ये माइनस Q, है ना, E2 से दर्शाया है। माइनस Q दूरी क्या है, AP का वर्ग, ये आ गया AP का स्क्वायर। दिशा लिख दो, जो किधर की दिशा में है, PA दिशा में, है ना, ये आ गया PA दिशा में, ठीक है। अब AP का मान रख दो वहां पे, AP का स्क्वायर है ना। तो E2 बराबर हो जाएगा हमारे पास, E2 बराबर 1/4πε0K Q AP स्क्वायर। AP स्क्वायर जो ये है, AP का मान भी है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ, R² प्लस
ए स्क्वायर और इसको दे दिया समीकरण 2। ओके, अब समीकरण आ गया। अब उसके बाद किया हमने कि E1 और E2 अब विपरीत दिशा में दिख रहे हैं, वो पूरा हम शब्दों में लिखेंगे ना, क्योंकि ठीक है ना, E1 और E2 क्या है, परस्पर भिन्न भिन्न दिशा में, ठीक है, भिन्न भिन्न दिशा में। तो उसे अब हम क्या कर देंगे, समकोणी घटकों में वियोजित कर देंगे, है ना, भिन्न भिन्न दिशा में है, इसलिए E1 व E2 को क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, समकोणिक घटकों में वियोजित करने पर। ठीक है, मतलब जो हम करते जा रहे थे यहाँ पर लिखते जा रहे हैं ना, इससे एग्जाम में लिखने पर भी हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, ऐसे ठीक से लिखने पर, वियोजित करने पर। ओके, तब E1 व E2 के समकोणिक घटक। ओके, अब घटक को लिख दे, घटकों के नाम लिख देते हैं हम, है ना। तो क्षैतिज घटक कौन हो गए, दोनों के क्षैतिज घटक एक साथ लिख दे रहे हैं, E1 cos थीटा है, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, है ना, दोनों के एक साथ लिख दिए हम लोग। ठीक है, फिर उनके ऊर्ध्वाधर घटक, है ना, इतना तो हमको पता है कि घटक में विभाजित करना है, इतना हमने पढ़ा है। E1 sin थीटा, ओके, वो क्या आएगा फिर E2 sin थीटा, है ना, ये दोनों के घटक हमने यहाँ पर लिख दिए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। अब हमें एक बात यहाँ दिख रही है कि E1 और E2, है ना, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इनके मान अगर हम देखो तो दोनों बराबर है। E1 E2 का मान देखो सभी, ये E1 है यहाँ पर 1/4πε0 के Q/R² प्लस A², यहाँ पर 1/4πε0, दोनों बराबर मान है, तो E1 और E2 दोनों बराबर है, E1 E2 बराबर, sin थीटा बराबर, तो फिर ये दोनों बराबर हुए, मतलब दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर बराबर और विपरीत है, तो इनका प्रभाव निष्फल हो जाएगा, मतलब इन घटकों के कारण कोई तीव्रता नहीं बनेगी, है ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि ठीक है ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा कैसे हैं, परस्पर बराबर व विपरीत है, परस्पर बराबर और विपरीत है, इसलिए, है ना, क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, मतलब इनके कारण कोई तीव्रता नहीं बनेगी, है ना। अतः, है ना, तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जो हम समझ रहे हैं वहां पे वो शब्दों में लिखते आ रहे, तीव्रता, ठीक है, क्या होगी, क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी, ठीक है, क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। ठीक, अब ये लिख दिया हमने, जो हमने पाया यहाँ पे क्या क्या होते जा रहा है शब्दों में। चलिए अब हम उसको जो, ठीक है ना, तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत
तीव्रता। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? तो अभी हमने देखा ई से दर्शा दिया उसको, ये हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना, दोनों के योग के बराबर होगी। अब यहां से cos थीटा कॉमन ले लो तो E1 प्लस E2 ये आ गया, और है ना E1 प्लस E2 cos थीटा कॉमन आ गया, है ना। अब यहां से जो cos थीटा कॉमन आ गया हमारे पास, अब यहाँ क्या करना है हमको, E1 और E2 के मान रखना है, cos थीटा का मान रखना है और उसको आगे सॉल्व कर लेना है ना। तो चलिए पहले हम E1 E2 का मान रख देते हैं। ठीक है, तो E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक, फिर इधर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सब यहाँ के भी आएगा, है ना यहाँ पर। चलो फिर से लिख देता हूँ उसको, छोटे में लिख के थोड़ा सा जगह के वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना, प्लस E2 का मान भी वही है, तो E2 हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना, और cos थीटा यहाँ गुणा में। ठीक, चलो अब ये देखो, ये दोनों मान समान दिख रहे हैं, दोनों मान समान है, जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो E बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो ये Q है 2Q हो जाएगा, 2Q, है ना, अपॉन में क्या बचा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और गुणा में क्या बचा इधर cos थीटा, ये cos थीटा बाहर जो था। ओके ना, अब देखो तो यहाँ तक आ गए हम। इसके बाद हमको cos थीटा का मान रखना पड़ेगा, cos थीटा का मान गुणा वहां कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब cos थीटा का मान कहाँ से निकालें, तो यहाँ पर जो हमारे पास है ना चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, है ना, दो समकोण त्रिभुज बन गए, ABO, है ना, और PBO, कोई भी ले लो एक समकोण त्रिभुज, इसमें हमारे पास तीनों भुजाओं का मान है, लंब का मान है, आधार का मान है, कर्ण का मान है। तो अब हम यहाँ cos थीटा इसमें लगा दो, तो समकोण त्रिभुज APB में इसमें ले लेते हैं APB, cos थीटा लगा दो वहां पे, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा होता है जो आधार बटे लंब बटे और आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, है ना, ध्यान रखना, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है यहाँ A, कर्ण कौन है ये, आधार बटे कर्ण, आधार है क्या A, कर्ण कौन है, कर्ण ये वाला, है ना। तो उसको हम घात के रूप में लिख रहे हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और उसकी घात वर्गमूल है तो घात लिख दिया हमने, 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब cos थीटा का मान उपरोक्त में यहाँ रखोगे तो क्या समीकरण बनेगा यहाँ ऊपर में मान रखने पर। ठीक है, तो E बराबर, है ना, मान रखोगे E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना, ये। ओके, और यहाँ गुणा में कौन आ जाएगा cos थीटा का मान, तो cos थीटा हो गया हमारे पास A, है ना, A R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पूरी की घात 1/2 आगे ये। अब इसको जो गुणा कर दो आप, है ना, दोनों का गुणा कर दो, तो गुणा करने पर क्या होगा, ठीक है ना, गुणा कर दोगे तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहाँ हमारे पास जहां ये Q इंटू 2 है, Q इंटू 2 है, इसका मान क्या होता है, ठीक है ना, Q इंटू 2a का मान क्या होगा, P होगा। चलो ये ऐसा लिखो, जहां नीचे लिखो Q
इंटू 2a क्या है, किसका मान है, द्विध्रुव आघूर्ण है ना, किसका सूत्र है ये, द्विध्रुव आघूर्ण का। ओके, अभी द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, तो यहाँ देखो तो अगर हम ऊपर गुणा कर रहे हैं तब E बराबर गुणा करके अगर हम लिखे तो ये हो गया 2q इंटू ए, 2q इंटू ए। तो आप इसको q इंटू 2a लिख सकते हैं ना, गुणा में होगा 2q इंटू ए है, इसको q इंटू 2a लिख सकते हैं। मतलब ये 2q इंटू ए, 2q इंटू ए किसका मान हुआ, p का, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ठीक है। और 2q इंटू ए की जगह पर क्या आ जाएगा, p, ठीक। अब यहाँ देखे जो ये तो हो गया ऊपर वाला पद, नीचे वाले पद देखें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की घात दोनों गुणा में घातें जुड़ आएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, उसकी घात हो जाएगी 3/2। कहाँ से होगी घात 3/2, है ना, इतना छोटी बात है जो आप समझ सकते हो, है ना। क्या था हमारे पास इधर, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणा में आर स्क्वायर, यहाँ गुणा स्क्वायर में है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी घात कितनी है 1/2। अब दोनों को जोड़ रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो गुणा में घातें जुड़ी आती है, तो इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1, तो एक घातें जुड़ी आएगी, तो घातें जुड़ी आएगी तो कितना हो जाएगा 3/2, इसलिए यहाँ आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, है ना। ये आया, ये किसका मान आया हमारे पास, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ पर जैसे जो हमने इससे पहले भी पढ़ा अक्षीय स्थिति में कि हमारा जो द्विध्रुव है वो अत्यंत सूक्ष्म हो और बिंदु P उससे बहुत अधिकतम दूरी पर हो, तो वही वाली स्थिति इसमें भी हम लगाएंगे। क्या लिख देंगे, यदि द्विध्रुव बहुत, ठीक है, बहुत छोटा हो तथा बिंदु P, ठीक है, द्विध्रुव से बहुत अधिक दूरी पर, बहुत अधिक दूरी पर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, R जो है वो बहुत बड़ा है A से, वह A जो है ना, वह A कैसा है, नगण्य, है ना, ऐसा मतलब ऐसा लिख रहा है, R बहुत दूरी पर है ऐसा, तो R बहुत, है ना, अगर बिंदु P बहुत दूरी पर होगा तो R का मान बहुत बड़ा हो जाएगा, द्विध्रुव छोटा है तो 2a का मान बहुत छोटा हो जाएगा, तो a को हम नगण्य कर देंगे R की तुलना में, तो इसलिए हमने वही लिखा है a नगण्य हो जाएगा, है ना। तब E का मान कितना हो जाएगा, तो E बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है। अब a को जब आप नगण्य कर दो तो a को नगण्य कर दे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ P R की घात 3, ये बच जाएगा। कहाँ से बच गया, तो ठीक है, जैसे इधर दिखा देता हूँ, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी घात कितनी है 3/2, a को नगण्य कर दो मतलब a हट गया, तो a में R स्क्वायर बचा, उसकी घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R की घात कितनी बची 3, तो अगर आप a नगण्य कर दोगे तो ये पद क्या हो जाएगा, R की घात 3, है ना। तो ये आया हमारे पास निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, फिर इसके मान एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कैसे लिखे जाएंगे उसको भी हम देखते हैं, और फिर इसकी परिणामी की दिशा क्या होगी उसको भी देखते हैं ना। तो आप पहले तो इतना नोट कर लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको एसआई और सीजीएस में दर्शाते हैं। ओके, चलिए तो अब हम इनके मान देखते हैं, है ना, एसआई और सीजीएस पद्धति में, ठीक है, मतलब उसके आगे से नोट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला है एसआई पद्धति में, मतलब सूत्र क्या बनेंगे, है ना, व्यंजक तो हमारे पास आ गया। एसआई पद्धति में जो सूत्र वही रहेगा
1/4πε0 k Q सॉरी P अपॉन R की घात 3। बस यहाँ हम उसका क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे। मात्रक क्या है, न्यूटन बटे कूलम। ओके, ये उसका मात्रक हुआ, है ना। अगर हम यहाँ लिखे यदि वायु या निर्वात में, है ना, मतलब जो हमारा क्या है द्विध्रुव है वो वायु या निर्वात में रखा है, तो वायु या निर्वात में k का मान 1 हो जाएगा, है ना। तो k का मान 1 हो जाएगा तो समीकरण तो वही रहेगा, बस k की जगह 1 लिख देंगे। 1/4πε0 P R की घात 3, है ना। क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलम, है ना। चलो ये आ गया तो उसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक, फिर और मान, है ना। फिर इसी तरह से सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में k का मान कितना हुआ, ओ ये जो नियतांक होता है हमारे पास 1/4πε0, इसका मान 1 होता है तो सीजीएस में, है ना। तो सीजीएस में इसका मान 1 हो गया, तो E कितना बन गया यहाँ से 1/k P की घात P बटे R की घात 3, और यहाँ सीरीज पद्धति में मात्रक क्या होगा, डायन बटे स्थिर कूलम। ओके, ये मात्रक आ गया, ठीक है। फिर इसमें भी वायु या निर्वात में, ठीक है, डायरेक्ट लिखे वायु या निर्वात में। तो अगर हमारा द्विध्रुव वायु या निर्वात में है तो k बराबर 1 रख दोगे, तो फिर E कितना आ जाएगा, E बन जाएगा P की बटे R की घात 3 डायन, ठीक है, बटे में स्थिर कूलम। ठीक, ये आ गया हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एसआई और सीजीएस पद्धति में, है ना। अब ये तो हमने परिमाण निकाला, तो यहाँ से हम उसकी क्या भी निकालेंगे, दिशा भी निकालेंगे। ध्यान रखना, तो कैसे कैसे नोट करते आना है, इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। चलो इसके आगे से हमने यहाँ तक लाए थे। अब यहाँ देखे तो कि एसआई और सीरीज पद्धति में हमने मान निकाला, अब उसकी दिशा बताना है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, दिशा भी बताएंगे। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, दिशा बतानी है ना, कि दिशा यहाँ देखो किधर होगी, देखो जो है ना परिणामी किसके कारण है, यहाँ पर क्षैतिज घटकों के योग के कारण, इन दोनों के कारण है ना। तो क्षैतिज घटकों की दिशा किधर है, इस ओर, तो इन्हीं के कारण परिणामी भी है, तो इनकी दिशा भी, परिणामी की दिशा भी इधर ही होगी। तो अब इधर किसके सापेक्ष बता दोगे, धन q आवेश से ऋण q आवेश की ओर, है ना। तीव्रता की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, ठीक है, ये है ना, ये आ गई दिशा। चलिए, तो ये था बच्चा हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण, है ना। अब यहाँ से तो एक चीज ध्यान रखें, जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में अक्षीय स्थिति वाला निकाला है ना। अक्षीय स्थिति अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, तो अक्षीय स्थिति में हमने क्या देखा, ठीक है, तीव्रता क्या निकाली हमने, मतलब कुछ ध्यान देने वाली बातें, ठीक है। अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान आया 1/4πε, है ना, वायु निर्वात वाला सूत्र लिखते रहे, 2p R की घात 3 की मात्रा उसका। फिर निरक्षीय में, और दिशा क्या आई थी अक्षीय में, -q से +q की ओर, है ना, ये दिशा थी। फिर निरक्षीय में अभी जो हमने निकाला निरक्षीय स्थिति में, है ना, ये E बराबर आया 1/4πε0 P R की घात 3। दिशा किधर आई, है ना, धन q से ऋण q की ओर, और यहाँ दिशा थी ऋण से धन की ओर।
क्या अंतर दिख रहा है? दोनों की दिशा में अंतर देखिए पहले तो अंतर में दिशा क्या दिखती, अंतर में क्या दिशा में क्या अंतर दिख रहा है कि एक की दिशा ऋण से धन, दूसरे की धन से ऋण। मतलब ध्यान रखना, निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में जो तीव्रताएं बनेगी, यहाँ जो तीव्रता बनेगी और यहाँ जो तीव्रता बनी है वो परस्पर विपरीत दिशा में होगी, है ना। जैसे ये अक्षीय स्थिति है तो यहाँ कोई तीव्रता बनी होगी तो वो इधर होगी, ऋण से धन की ओर, और यहाँ जो तीव्रता बनी होगी इस लाइन पर तीव्रता इधर होगी, है ना। इस लाइन पे जिधर भी तीव्रता बनेगी वो ऐसी, और इस लाइन पर जो तीव्रता बनते जाएगी, है ना, वो ऋण से धन और इधर धन से ऋण की ओर, इस तरह से तीव्रता बनती है। ओके, है ना। मतलब परिमाण पहले तो दिशा विपरीत है, परिमाण में भी अंतर दिख रहा है। देखो अंतर, यहाँ 2p है, यहाँ p है। मतलब अक्षीय स्थिति में तीव्रता अधिक होती है, डबल होती है। निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होगी उससे दुगनी होती है। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान से क्या होगा जो, ठीक है, दोगुना होगा। अक्षीय स्थिति में तीव्रता अधिक और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कम होती है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं, है ना। अब इसका जो एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो साधारण तरीके से प्रश्न पूछ लेगा। साधारण तरीके से मतलब क्या कि विद्युत द्विध्रुवी की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ऐसा वो सिंपल फॉर्म में पूछ लेगा ना, एज इट इज। या दूसरा तरीका क्या बोलेगा प्रश्न का, सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में तीव्रता अक्षीय स्थिति में तीव्रता के आधी होती है। यह ऐसे बोलेगा, सिद्ध कीजिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। मतलब किसको सिद्ध करने का बोलेगा कि अक्षीय में दुगनी है। सिद्ध कीजिए अक्षीय में तीव्रता दुगनी है। तो हम किसका समय डेरिवेशन निकालेंगे, क्या दोनों का निकालेंगे क्या, अक्षीय का भी फिर निरक्षीय का भी, फिर तुलना करके बताएंगे, ऐसा नहीं, एक निकाल लो कोई भी। अगर हमको ऐसा बोला गया कि सिद्ध कीजिए अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की दुगनी है, तो अक्षीय स्थिति वाले निकालेंगे। अगर अक्षीय स्थिति वाला सिद्ध करने के लिए बोला है कि अक्षीय में दुगना होता है, तो किसका समीकरण निकालेंगे, अक्षीय वाले का। और उसको आपको एक समीकरण नंबर दे देना। मान लो आपने अक्षीय स्थिति का सब पूरा व्यंजक निकाल लिया और आप यहाँ पहुंच गए अंत में, तो आपने इसको समीकरण एक या जो भी नंबर आ रहा वो दे दिया। फिर उसके बाद निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र डायरेक्ट लिख दोगे ऐसा, फिर बोल दोगे इसको दे दोगे समीकरण 2, फिर बोल दोगे कि समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के दुगनी है, ऐसा तरीका। या क्या बोलेगा, सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में तीव्रता अक्षीय स्थिति में तीव्रता की आधी है। तो फिर आधी सिद्ध करना है तो किसकी तीव्रता निकालेंगे, निरक्षीय की, ये वाले समीकरण से। फिर निरक्षीय में जो हम समीकरण आएगा उसको कोई एक समीकरण नंबर दे देना, फिर उसके बाद डायरेक्ट अक्षीय का सूत्र लिख देना, उसको अगला समीकरण नंबर डाल देना, फिर वही लिख देना समीकरण 1 और 2 से तुलना करने के आधार पर सिद्ध होता है कि निरक्षीय में तीव्रता अक्षीय में तीव्रता के आधी होती है। तो ये जो अगर उसने क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की तो ऐसे पूछ लेगा। अन्यथा जो यहाँ पर है ना बोर्ड एग्जाम में पूछना है तो इस तरह से घूम के पूछा जा सकता है। ओके, नहीं तो फिर सामान्य स्थिति में तो दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्षीय वाला भी और निरक्षीय स्थिति वाला भी तीव्रता का समीकरण, है ना। चलिए, तो अब लिखने का तरीका भी जो मैंने कैसे बताया कि निरक्षीय स्थिति वाला हमारा समीकरण आता है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालो, तो आप उसको यहाँ तक भी लाके पूरा यहाँ तक लाके खत्म कर देना। उसमें अगर उसने प्रश्न में ऐसा पूछा नहीं है कि एसआई में अलग मान निकालो, सीजीएस में निकालो, तो फिर हमको इसके बाद एसआई और सीजीएस में बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे यहीं पे खत्म कर दो। यहीं पे कौन सा मात्रक लिख दो उसका, एसआई वाला। हमें उसे वापस ऐसा लिख के बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जाम में भी टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन पढ़ने के लिए हमको तो पढ़ना पूरा पड़ेगा, यहाँ पर जैसे अभी हमने पढ़ा है ना। तो क्या ध्यान रखोगे कि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ये निकालो, तो यहाँ आके इतना मुझे पूरा जो इससे पहले वाला समय देखा यहाँ तक, फिर उसके बाद एसआई सीजीएस में अगर पूछता है तो लिखना, अन्यथा नहीं, वैसे पूछता नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनता है,
ठीक है, जैसे जो हमारा बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश की तीव्रता है ना, शॉर्ट में लिखा बिंदु आवेश की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितना समीकरण है बिंदु आवेश का तीव्रता का सूत्र 1/4πε Q/r² है ना। और द्विध्रुव की तीव्रता, ठीक है, तो द्विध्रुव की तीव्रता मतलब वही द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना E। इसका समीकरण क्या है 1/4πε0। अब P ले लो या 2P ले लो, कोई भी लो, है ना। यह ध्यान देना बच्चों, जो अकेला बिंदु आवेश है, अकेले बिंदु आवेश की तीव्रता क्या होगी, किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मतलब बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। और द्विध्रुव की तीव्रता दूरी के घन के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा। तो इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता, क्या लिख देगा ऐसा, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता, ठीक है। और फिर ऐसे और 4 ऑप्शन दे देगा, ये E अनुक्रमानुपाती r, E अनुक्रमानुपाती r², या E अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती r, ठीक है, या ऐसा लिख देगा E व्युत्क्रमानुपाती r², ऐसा लिख देगा, है ना। तो हमें पता है, या यहाँ घात 3 दे देगा, कुछ भी दे दे। तो आवेश के कारण पूछा है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला। बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव है, जो ऐसा कोई न्यूमेरिकल वाली कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। और द्विध्रुव का पूछा गया है, तो ठीक है, द्विध्रुव में भी ऐसे बोलेगा कि द्विध्रुव से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर तीव्रता, तो वहां ऐसा दे देगा। तो द्विध्रुव वाले में किसको चुनना है हमको, 1/r3, और बिंदु आवेश में इसको चुनना है ना। तो ये उस पर ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाते हैं, ठीक है। मतलब बिंदु आवेश की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और इसमें द्विध्रुव में घात 3 के। इसका अर्थ क्या हुआ कि बिंदु आवेश में तीव्रता कम मान से बढ़ेगी और घटेगी। अगर बिंदु इधर उधर खिसकता है तो कम मान से बढ़ेगी और घटेगी। लेकिन द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर घटेगी दूरी के साथ, तो बहुत ज्यादा घटेगी, और बढ़ेगी तो भी ज्यादा बढ़ेगी, मतलब घात 3 के इसमें रहेगा। जैसे इसमें हमने दूरी बोला जो 2 है, जैसे मान लो कि बिंदु P आवेश से 2 मात्रक की दूरी पर चला गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने गुना घट आएगी, उसकी दूरी का वर्ग मतलब 4। और इसकी तीव्रता अगर हमने द्विध्रुव के लिए कहा कि द्विध्रुव से बिंदु P 2 सेंटीमीटर दूरी पर हट जाता है, तो इसमें कितने गुना घट जाएगी, बढ़ जाएगी, 8 गुना घट जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, ऐसा। चलो, तो ये था बच्चों हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निरक्षीय स्थिति। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव बताए, जैसा जो प्रश्न बताया, वो नोट करने के लिए बच्चों कैसे कैसे, है ना, दिशा विपरीत होती है दोनों में, और परिमाण भी भिन्न भिन्न होते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसको नोट करना है ना। तो हमने यहाँ तक लिखा था बच्चों अभी इससे पहले, और उसके बाद यहाँ से नोट कर लेना है SI और CCS। चलो, ओके।